नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। कतर वेस्ट एशिया में स्थित एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन लगभग 27 लाख के आसपास है और इस देश की साइज भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। और यदि हम कतर के लोकेशन को मैप में देखें तो वेस्ट एशिया में स्थित यह छोटा सा देश मैप में एक पॉइंट की तरह नजर आता है, लेकिन यह देश देखने में ही छोटा है, ग्लोबल स्टेज पर बड़ी भूमिका निभाता है। हाल ही में कतर न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ पे भारत के 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन हाल ही में इन सभी फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को छोड़ दिया गया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेस्ट एशिया में स्थित कतर एक छोटा सा देश किस तरीके से ग्लोबल स्टेज पर अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ डुअल गेम खेलता है, किस तरीके से ये छोटा सा देश आतंकवादियों का समर्थन करता है, आतंकवादियों से आतंकवादी समूहों से अन्य देशों के बीच मध्यस्थता करवाता है और किस तरीके से कतर पूरी दुनिया में एक नेगोशिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। तो समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो कतर वेस्ट एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है जो दो देशों के बीच में स्थित है। नॉर्थ की तरफ ईरान है जो शिया मेजोरिटी कंट्री है और साउथ की तरफ सऊदी अरेबिया है जो सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में इस पूरे वेस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे वेस्ट एशिया पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन लगातार चलता रहता है और इन्हीं के बीच स्थित है कतर, जिसकी जीडीपी फिलहाल के समय में 237 बिलियन डॉलर के आसपास है। साथ ही साथ इस देश के पास लगभग 450 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, यानी कतर के पास अपने देश की जीडीपी का लगभग 2 गुना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसके अलावा इस देश के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नॉन नेचुरल गैस रिजर्व भी है। तो ये छोटा सा देश अपने नेचुरल गैस और वेल्थ के दम पर ग्लोबल स्टेज पर बड़ी भूमिका निभाता है। इतने बड़े फॉरेक्स रिजर्व को ये देश आतंकवादियों को, आतंकवादी समूहों को फंड करने के लिए और अन्य सेंसिटिव रिसर्च में इन पैसों को लगाता है। साथ ही साथ इतने बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व को भी यह देश अन्य देशों के साथ नेगोशिएशन में इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कतर आतंकवादी समूहों और अन्य देशों के बीच में कैसे एक नेगोशिएटर की भूमिका निभाता है। तो ये कहानी है साल 2004 की, आज से लगभग 20 साल पहले की, जहां पर दो फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इराक में अपने सीरियन ड्राइवर के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये दोनों जर्नलिस्ट कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं और कार से ट्रेवल करने के दौरान ही रास्ते में लगभग 1 दर्जन से अधिक गनमैन उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और इन दोनों फ्रेंच पत्रकारों जॉर्जेस मालब्रुनोट और क्रिश्चियन चेस्नाट को किडनैप कर लेते हैं। हालांकि कार का जो ड्राइवर होता है उसको कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जो दोनों फ्रेंच जर्नलिस्ट होते हैं इराक की इस्लामिक आर्मी के कंट्रोल में ही रहते हैं जब तक कतर इस्लामिक आर्मी और फ्रांस के बीच में नेगोशिएशन नहीं करवाता है। ये उन पहले केसों में से एक है जहां कतर ने नेगोशिएटर की भूमिका निभाई थी। कतर के द्वारा किए गए नेगोशिएशन के कारण ही इन दोनों पत्रकारों को इराक की इस्लामिक आर्मी के द्वारा छोड़ दिया जाता है और छूटने के बाद ये दोनों पत्रकार कतर का धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन उनके मन में इस पूरे नेगोशिएशन को लेकर के एक संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। कतर के बारे में ये दोनों जर्नलिस्ट और कुछ जानना चाहते थे कि कतर आखिर इन सब चीजों को कर कैसे पा रहा था। और बाद में इन दोनों पत्रकारों के द्वारा कतर के ऊपर एक बुक को रिलीज किया जाता है जिसका नाम होता है कतर पेपर्स। और इसमें जॉर्जेस मालब्रुनोट और क्रिश्चियन चेस्नाट ये बताते हैं कि किस तरीके से कतर मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि अरब देशों में एक टेररिस्ट आउटफिट की तरह देखा जाता है, उसको फंड कर रहा है। साथ ही साथ पूरे यूरोप में बहुत सारे मास्क और इस्लामिक स्कूल बनाने को फंड कर रहा है। साथ ही साथ ये दोनों पत्रकार ये भी दावा करते हैं कि कतर जो नेगोशिएटर की भूमिका निभाता है ये उसका डबल गेम है। कतर ग्लोबली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करता रहता है, क्योंकि यदि हम कतर को देखें तो कतर वेस्ट एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस को भी होस्ट करता है। साथ ही साथ हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा में ऑपरेट करता है, उसके ऑफिस को भी होस्ट करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा पाने से पहले तालिबान के लीडर्स को कतर ही होस्ट किया करता था। कतर में ही तालिबान का ऑफिस हुआ करता था और कतर के दोहा में ये जो तालिबान का ऑफिस है ये खुला था साल 2013 में और कतर में स्थित इसी ऑफिस ने अमेरिका और तालिबान के बीच में जो 2020 में पीस डील हुआ था उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसी पीस डील में अमेरिका और तालिबान के बीच में ये सहमति बनी थी कि अमेरिका सहित सभी देशों के सैनिक अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगे और इसके कुछ दिनों के बाद ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था।
इसके अलावा साल 2003 में अमेरिका ने वेस्ट एशिया में स्थित अपने सबसे बड़े मिलिट्री बेस, जो कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस में स्थित था, इस मिलिट्री बेस को अमेरिका कतर में शिफ्ट कर देता है। इस मिलिट्री बेस को अमेरिका दोहा के अल उदैद एयर बेस में स्थानांतरित कर देता है, जहां पे अमेरिका के लगभग 10,000 सैनिक मौजूद रहते हैं। कतर में स्थित अमेरिका का यह मिलिट्री बेस अमेरिकन मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के लिए लॉजिस्टिक के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अमेरिका कतर के ऊपर न सिर्फ मिलिट्री बेस के लिए डिपेंडेंट है, बल्कि अमेरिका कतर के जरिए ही अफगानिस्तान को डील कर रहा है। साथ ही साथ कतर के जरिए ही ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हमास और हिजबुल्ला, कतर के डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ही ईरान के साथ अमेरिका नेगोशिएशन भी करता है। और रिसेंटली कतर की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कतर का सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जब से कतर ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और अमेरिका के बीच में पीस डील करवाया है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान जैसे ही टेक ओवर करता है, वहां से बहुत सारे लोगों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका कतर की ही हेल्प लेता है, और अफगानिस्तान से अमेरिका लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकालता है, जिसमें से 40% लोग कतर के थ्रू ही बाहर निकाले जाते हैं। तो फिलहाल के समय में अमेरिका जो अफगानिस्तान से बाहर निकल चुका है, वह अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, अपनी डिप्लोमेसी वहां पे चलाने के लिए कतर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि साल 2021 में अमेरिका और कतर के बीच में एक एकॉर्ड साइन हुआ था, जिसके जरिए अमेरिका अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो अफगानिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी होती है, उसको हटा के शिफ्ट कर दिया जाता है कतर में। यानी फिलहाल के समय में अमेरिका कतर से अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है। तो एक तरफ जहां कतर अमेरिका की सहायता करता है, अमेरिका कतर के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ कतर हमास और हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी होस्ट करता है, जो कि ईरान के प्रॉक्सीज हैं। क्योंकि देखिए 2012 में ही हमास ने कतर में अपना ऑफिस खोला था, और इस ऑफिस के जरिए ही कतर के मिलियंस ऑफ डॉलर पहुंच रहे हैं हमास के पास। यानी एक तरफ तो कतर अमेरिका की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कतर हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट कर रहा है। और फिलहाल के समय में हमास के द्वारा जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को जो टेररिस्ट अटैक किया गया था, और उसके बाद जो इजराइल हमास वार शुरू हुआ है, तो बीच बीच में जो इजराइल और हमास के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, वो भी कतर के थ्रू ही हो रहा है, कतर में ही हो रहा है। इसके अलावा पिछले साल सितंबर 2023 में जो अमेरिका और ईरान के बीच में प्रिजनर स्वैप डील हुआ था, उसमें भी कतर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और कतर की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया था कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये प्रिजनर स्वैप डील हुआ था। अब देखिए कतर की भूमिका केवल वेस्ट एशिया तक ही सीमित नहीं है, कतर अपने इन्फ्लुएंस को वेस्ट एशिया से बाहर भी यूज कर रहा है। इसका उदाहरण ये है कि साल 2021 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट म्यांमार में फंस गया था, उसको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसको छुड़ाने में अमेरिका और म्यांमार के बीच में डील करवाने में कतर की बहुत बड़ी भूमिका थी। यानी आप देखिए पूरी दुनिया में जहां कहीं भी नेगोशिएटर की भूमिका आ रही है, कतर अपने आप वहां पे फिट हो जा रहा है। इसके अलावा जो रसिया और यूक्रेन के बीच में फिलहाल के समय में जो युद्ध चल रहा है, इन दोनों देशों यूक्रेन और रसिया के बीच में भी कतर ने डील करवाने की कोशिश की है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2022 में भारत के 8 फॉर्मल नेवल ऑफिसर्स को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि वो कतर की जासूसी कर रहे हैं। हालांकि एक्चुअल में कतर की कोर्ट में इनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए थे, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, और भारत के इन 8 फॉर्मल नेवी के ऑफिसर्स को कतर की कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड भी दे दिया जाता है। लेकिन फाइनली 12 फरवरी 2024 को इन सभी नेवल ऑफिसर्स को कतर के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, और ये सभी भारत वापस आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कतर ने अपने नेगोशिएटर की भूमिका निभाई है। तो ये कुछ केसेस को हमने डिस्कस किया जिसमें कतर के द्वारा नेगोशिएटर की भूमिका निभाई गई है। तो अब हम समझते हैं कि कतर का उसके पड़ोसी देशों के साथ किस तरह का संबंध रहा है। तो देखिए कतर के जो पड़ोसी देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इन सभी देशों का कतर के साथ बहुत ज्यादा अच्छा संबंध रहता नहीं है। ये सभी देश मानते हैं कि कतर इनके साथ डबल गेम खेलता है, क्योंकि इनका मानना है कि कतर आतंकवादी ग्रुप्स को फंड मुहैया कराता है। साथ ही साथ मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि इन सभी देशों के अनुसार, सऊदी अरेबिया और यूएई, बहरीन के अनुसार ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी कतर फंड मुहैया कराता है और इन सभी देशों में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो कतर के द्वारा किए जा रहे इन सब गतिविधियों से ये देश तंग आकर के साल 2017 में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर के साथ अपने संबंध तोड़ दिए थे। साथ ही साथ इन देशों के द्वारा कतर के साथ अपने रिलेशंस को शुरू करने के लिए इनके द्वारा कतर के समक्ष कुछ डिमांड भी रखे गए थे, और इनमें से कुछ डिमांड ये है कि कतर को ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म करना पड़ेगा, सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड और हिजबुल्लाह
ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ अपने संबंधों को खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा अल जजीरा और उसके एफिलिएट्स को भी बंद करना पड़ेगा। तभी जाकर के सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट जैसे देश कतर के साथ अपने रिलेशंस को बहाल करेंगे। तो ये जो कतर का अल जजीरा है, जिसकी शुरुआत हुई थी एक न्यूज चैनल के रूप में 1996 में, ये आतंकवादियों के साथ अपने संबंधों के लिए जाना जाता है। आतंकवादियों का यदि कोई इंटरव्यू प्रसारित होता है तो वो अल जजीरा के थ्रू ही प्रसारित होता है और इन्हीं गतिविधियों के कारण अल जजीरा न्यूज चैनल के ऊपर कई देशों में बैन भी लगाया गया है। इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है, जिसमें साल 2015 में भारत की सरकार ने 5 दिन के लिए अल जजीरा को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, क्योंकि ये न्यूज चैनल बार बार भारत के गलत नक्शे को दिखा रहा था, इसलिए भारत में इसको बैन किया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड को फंड करता है और उसके जरिए इन देशों के इंटरनल मैटर्स में दखल देता है। हालांकि इन चारों देशों ने 2021 में एक बार फिर से कतर के साथ अपने रिलेशंस को बहाल कर लिया था। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से कतर आतंकवादी समूहों और देशों के बीच में नेगोशिएटर की भूमिका निभाता है और किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है। अब बात करते हैं कि कतर अपने डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और सॉफ्ट पावर का उपयोग करते हुए पूरी दुनिया में कहां-कहां और कैसे-कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 को कतर के द्वारा होस्ट किया गया था। हालांकि कतर का फुटबॉल से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी साल 2010 में कतर ने अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को बीट करते हुए साल 2022 के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बिड को जीता था। और उस समय भी कतर के ऊपर बड़े स्केल पर आरोप लगे थे कि कतर के द्वारा करप्शन और ब्राइबरी के जरिए ये बिड जीती गई है। इसके अलावा कतर केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, कतर अमेरिका में बहुत बड़े बड़े सेंसिटिव रिसर्च को भी फंड करता है। हाल ही में यह जानकारी सामने आई है कि कतर अमेरिका के टेक्सास में एक यूनिवर्सिटी को फंड करता है और कतर अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी को फंड करता है उसमें बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट्स और सेंसिटिव एरियाज में रिसर्च किए जाते हैं और इनमें बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर रिसर्च भी शामिल है। और इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी को कतर 2003 से फंड कर रहा है और अब तक लगभग 500 प्रोजेक्ट्स को इस यूनिवर्सिटी में कतर के द्वारा फंड किया गया है। खास बात यह है कि बहुत सारे न्यूक्लियर रिसर्च के प्रोजेक्ट को भी कतर के द्वारा फंड किया गया है। तो जाहिर सी बात है, प्रश्न उठना लाजिमी है कि कतर इतने बड़े स्केल पर इन सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्यों फंड प्रोवाइड कर रहा है। क्या कतर, जो अमेरिका में इन न्यूक्लियर रिसर्च के प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है और उसकी जानकारी ईरान को प्रोवाइड करवा रहा है? कतर के द्वारा अमेरिका में खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम देना, जो कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत तक को प्रोवाइड नहीं करता है और वहां पे कतर खुलेआम उन प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, तो ये क्या दिखाता है? इसके अलावा पूरी दुनिया में कतर के द्वारा ये जो नेगोशिएटर की भूमिका निभाई जा रही है, चाहे आतंकवादी ग्रुप हो या कहीं ऑटोक्रेसी हो, वहां पर अन्य देशों के लिए कतर जो नेगोशिएटर की भूमिका निभा रहा है, वो सब कुछ भी संदेह के घेरे में आता है कि किस तरीके से कतर अन्य देशों के साथ डुअल गेम खेल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कतर के इस डुअल गेम के ऊपर, कतर के आतंकवादी समूहों के साथ रिलेशंस को लेकर के, जिस तरीके से कतर आतंकवादी समूहों को फंड करता है और उनके लिए नेगोशिएटर की भूमिका भी निभाता है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से कतर अमेरिका में न्यूक्लियर रिसर्च टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।